Hello everyone, welcome to today's discussion on farms as site of nurturing अर्थात पालन पोषण के स्थल के रूप में खेत। Important topics relate to civil services preliminary and main exam both। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप देखें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। मेन एग्जाम्स जनरल स्टडीज पेपर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, and also relate general studies paper 3, Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. So firstly, you know what's the ongoing story. The pre-budget consultations are on. In the agri space, what could be the possible suggestions for Union Budget 2025-26? He holds that whatever policies and budgetary allocations the government makes, it must make agriculture more productive, competitive, remunerative to farmers, and also begin to the planet's natural resources. जैसा कि आप समाचार पत्रों की सुर्खियों में आप सुने होंगे कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी राजस्थान गई थी। वहां पर बजट पूर्व जो है परामर्श की और सभी उसमें बड़े बड़े क्षेत्र से विशेषज्ञ भी शामिल थे उसमें, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। तो ये बजट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जो कि हर साल जिसमें आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके पूर्व जो है बजट की तैयारी की जाती है कि किस क्षेत्र में इस साल कितने की बजट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की अधिकतर आबादी जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और इसीलिए जो है सरकार का भी लक्ष्य है कि कृषि को क्षेत्र को और अच्छे तरीके से आमदनी का जरिया बनाया जाए, ताकि लोगों को भरण पोषण के साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रभाव पड़े। तो इसी के तहत केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कुछ सुझाव क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। जहां तक देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जो भी नीतियां और बजटीय आवंटन बनाई जाती हैं, उसे एग्रीकल्चर को अधिक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी, किसानों के लिए लाभकारी और ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों के लिए लाभदायक होना चाहिए। We know that our production system is being challenged by climate change. In India, temperatures have risen by 0.7 degrees Celsius compared to 1951, and precipitation has fallen by 6%. आप सब जानते हैं कि हमारी प्रोडक्शन सिस्टम क्लाइमेट चेंजेस से चुनौती मिल रही है। हाल ही में कुछ वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि असामयिक वर्षा, असम टेम्परेचर में ज्यादा वृद्धि, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां पर सूखा पड़ जाता है। तो इन सभी चीजें भी हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में 1951 की तुलना में टेम्परेचर में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, और वर्षा जुलाई से सितंबर में 6% की गिरावट आई है। जैसे देखिए, वर्षा का सीजन सिकुड़ता चला जा रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ टू द एग्री प्रोडक्शन बास्केट। डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर will need more resources for agri R&D. It is currently less than 0.5% of agri GDP and needs to be doubled to at least 1%. अर्थात इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि के विकास के लिए, कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह वर्तमान में कृषि जीडीपी के 0.5% से भी कम है,
और इसे दोगुना करके कम से कम 1% करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो नेचुरली ज्यादा जनसंख्या है, वहां अनाज की आवश्यकता ज्यादा होगी, अनाज की खपत ज्यादा होगी, इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इट विल आल्सो नीड टू चेंज फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू इंश्योर soils have enough organic carbon and retain more moisture. While the recently launched natural farming missions aim to promote sustainable agriculture, it cannot feed the growing population of India, which is likely to touch 1.67 billion by 2050. अर्थात इसके लिए खेती के तरीकों में भी बदलाव करना होगा ताकि सॉइल्स में पर्याप्त मात्रा में जैविक कार्बन हो और अधिक नमी बनी रहे। हाल ही में शुरू किए गए नेचुरल प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, लेकिन यह भारत की बढ़ती आबादी का पेट नहीं भर सकता, जिसकी 2050 तक 1.67 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। नर्सिंग soils through appropriate fertilization, be it through biofertilizers or chemical fertilizers, is critical, but fertilizers have to be applied in the right quantities with the right balance of macronutrients. मीन्स मिट्टी को उचित उर्वरक के माध्यम से पोषण देना महत्वपूर्ण है, चाहे वो जैव उर्वरकों के माध्यम से हो या रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से, लेकिन उर्वरकों को सही मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के सही संतुलन के साथ लगाया जाना चाहिए। The current fertilizer subsidy policy does not promote the right usage of fertilizers. Urea is massively subsidized compared to other nutrients, leading to overuse of nitrogen and underuse of phosphorus, potassium and other micronutrients. मीन्स मौजूदा उर्वरक सब्सिडी नीति उर्वरकों के सही उपयोग को बढ़ावा नहीं देती। अन्य पोषक तत्वों की तुलना में यूरिया पर बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे नाइट्रोजन का अधिक उपयोग होता है और फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का कम उपयोग होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड प्रोडक्ट्स such as nano urea and nano DAP or single or triple superphosphates etc. have limited penetration in the backdrop of the highly skewed subsidy policy in favor of granular area. अर्थात नैनो यूरिया और नैनो डीएपी या सिंगल या ट्रिपल सुपरफॉस्फेट जैसे तकनीकी नवाचारों और उत्पादों की पहुंच सीमित है, क्योंकि दानेदार यूरिया के पक्ष में सब्सिडी नीति बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण है। There is ample data on fertilizer sales, soil health cards, PM Kisan, etc. to pull all these together and to direct income transfer on a per hectare basis. This would allow freeing prices of fertilizers from controls, will help restore the nitrogen, potassium and phosphorus and potassium balance as also of the micronutrients. अर्थात उर्वरक बिक्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड पीएम किसान आज पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिससे इन सभी को एक साथ लाया जा सकता है और प्रति हेक्टेयर के आधार पर प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण किया जा सकता है। इससे फर्टिलाइजर की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त किया जा सकेगा और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन को बहाल करने में मदद मिलेगी। इट विल प्लग लीकेजेस ऑफ यूरिया, इंप्रूव न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। इट इज ए विन-विन सिचुएशन प्रोवाइडेड आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर एबल to communicate this with our farmers and earn their trust. The time to do it is now. अर्थात इससे यूरिया की लीकेज रुकेगी, पोषक तत्वों को उपयोग की दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान कम होंगे। ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है, बशर्ते हमारे पॉलिटिकल पार्टी हमारे किसानों से इस बारे में संवाद करे और उनका विश्वास जीत सके। ऐसा करने का समय अभी ही है।
building value chains of agri commodities on the lines of milk, where farmers get 75 to 80% of what the consumer pays, is the way to go. The starting points have to be fruits and vegetables, where typically the farmers gets only 1/3 of what the consumer pays. अर्थात दूध की तर्ज पर कृषि वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला बनाना, जहां किसानों को उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का 75 से लेकर 80% मिलता है, यही रास्ता है। और इसकी शुरुआत फलों और सब्जियों से होनी चाहिए, जहां आमतौर पर किसानों को उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का केवल 1/3 ही मिलता है। Such exports controls and anti-market policy implicit a large implicit tax on farmers despite significant budgetary support through fertilizers and other subsidies including loan waivers। अर्थात इस तरह के निर्यात नियंत्रण और बाजार विरोधी नीतियां किसानों पर एक बड़ा अंतर्निहित कर लगाती हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स और लोन माफी सहित अन्य सब्सिडी के माध्यम से उन्हें पर्याप्त बजटीय सहायता दी जाती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज यूजफुल टू लुक एट द OECD's, the Organization for Economic Cooperation and Development is the full form of OECD. Producer support estimates that it generators for more than 50 major countries in the world. They adopt a common methodological framework to estimate the impact of various agriculture policies, mainly budgetary support and market price support. अर्थात इस संदर्भ में द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के उत्पादन समर्थन अनुमानों को देखना उपयोगी है, जो ये दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख देशों के लिए तैयार करता है। वे विभिन्न कृषि नीतियों, मुख्य रूप से बजटीय समर्थन और बाजार मूल्य समर्थन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक सामान्य पद्धतिगत ढांचा अपनाते हैं। फॉर द ट्रिनियम एंडिंग 2023, OECD countries supported their agriculture to the tune of about 14% of gross farm receipts. Interestingly, China also supports its agriculture to the tune of 14%, while India's PSE is negative, means 15.5%. आप ये समझें कि 2023 तक समाप्त होने वाले त्रिवर्षीय अवधि के लिए OECD देशों ने अपने कृषि को सकल कृषि प्राप्तियों के लगभग 14% के बराबर समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चाइना भी अपने एग्रीकल्चर को 14% के बराबर समर्थन देता है, जबकि भारत का PSE नकारात्मक 15.5% है। That happens due to the negative market price support that results from export controls dumping the domestic market to push price down, putting stocking limits on the private trade, banning future markets, and so on. Unless agriculture policies try to get the agri markets right, Indian agriculture will keep limping and our farmers will keep agitating for higher and higher prices. अर्थात ऐसा नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन के कारण होता है, जो निर्यात नियंत्रण, कीमतों को नीचे ढकेलने के लिए घरेलू बाजार में डंपिंग, निजी व्यापार पर स्टॉकिंग सीमा लगाना, वायदा बाजारों पर प्रतिबंध लगाना आदि से उत्पन्न होता है। जब तक एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एग्रीकल्चर मार्केट को सही करने का प्रयास नहीं करती, तब तक भारतीय कृषि लंगड़ाती रहेगी और हमारे किसान उच्च और उच्च कीमतों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जैसे आए दिन देखिए समाचारों की सुर्खियों में आप देखते हैं कि आंदोलन हो रहा है। तो यहां पर देखिए वर्ल्ड सॉइल डे अभी जो है 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। तो उसका जो थीम था केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर and manage. So, December 5th, 2024 was the 10th World Soil Day. Topsoil up to 2 to 3 centimeters in depth, which nature
takes 1000 years to create is critical. Almost 95% of food currently produced comes from it. So caring for soil, measure, monitor and manage the themes of this year's World Soil Day was appropriate as our soil are becoming deficient in the essential nutrients needed for healthy soils. जैसा आपको विदित है कि 5 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जा चुका है। हमारी मिट्टी यानी ऊपरी मिट्टी 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक, जिसे बनाने में प्रकृति को 1000 साल लगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उत्पादित लगभग 95% भोजन इसी से आता है। इसीलिए मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन इस वर्ष के विश्व मृदा दिवस का विषय था, क्योंकि हमारी मृदा में स्वस्थ मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो रही है। आप सब जानते हैं कि जितना ज्यादा आज वर्तमान में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होने के कारण जो है मिट्टी में जो मेन बायोफ्यूल चाहिए फर्टिलाइजर, उसका उपयोग नहीं हो रहा। केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहा है और साथ ही उसमें जो कई केमिकल रासायनिक चीजें मिलाई जा रही हैं जो कि दवा कीटनाशकों के लिए। तो उस सिचुएशन में देखिए हमारी मिट्टी धीरे धीरे क्या है, उसकी उर्वरक शक्ति क्षीण होती जा रही है और इससे भी प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। साथ ही उससे जो है मिट्टी की जो नमी है वो नमी भी एकदम जैसे कि रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है, इस तरह के रूप धारण करनी जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए लेस देन 5% ऑफ इंडियन सॉइल्स हैव हाई आर सफिशिएंट नाइट्रोजन, ओनली 40% हैव सफिशिएंट फॉस्फेट, 32% हैव सफिशिएंट पोटास एंड जस्ट 20% आर सफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन। अर्थात भारतीय मिट्टी के 5% से भी कम भाग में नाइट्रोजन उच्च या पर्याप्त मात्रा में है, केवल 40% भाग में फॉस्फेट, 32% भाग में पोटास तथा केवल 20% भाग में कार्बनिक कार्बन पर्याप्त मात्रा में है। Our soils also suffer from a deficiency of micronutrients like sulfur, iron, zinc, boron, etc. These deficiencies range from the moderate to severe. अर्थात हमारी मिट्टी में सल्फर, आयरन, जिंक, बोरान आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी है। ये कमियां मध्यम से लेकर गंभीर तक होती हैं। अब हम आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड देखा जाए तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विथ reference to agricultural soils, consider the following statements. First is a high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Second is soil does not play any role in the sulfur cycle. Third is irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands. Which are the statements given above is are correct? तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेट है और ये 2018 में आ चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस लेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है और यदि आपने लेक्चर को गंभीरता से सुना है तो इसका आंसर भी इसी में समाहित है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि इससे रिलेटेड मेन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर भी नजर डालें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अर्थात जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द नेचुरल फार्मिंग मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन क्या है। व्हाट इज द ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के विभिन्न प्रकार क्या हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, अर्थात पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या महत्व है। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, भारत में कृषि क्षेत्र के सामने क्या समस्याएं हैं। व्हाट इज द सॉइल हेल्थ, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट, मृदा स्वास्थ्य क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिखें, हिंदी और इंग्लिश जो भी माध्यम में हो,
और तो आज इतना ही, फिर आगे इसके बाद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।